स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी के टीचर्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से देखा था और हमने ये देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में किस तरीके से कैसे काम करती है। तो इधर उधर की बातें ना करके या सिंपल सा लॉजिक पे हम बात करें तो मार्केट में जो मनी की सप्लाई है या मुद्रा का जो बहाव है उस पर जो नियंत्रण रहता है वो कहीं ना कहीं आरबीआई का होता है, या ऐसा कह लें कि किसी भी कंट्री के अंदर जो मनी की सप्लाई होती है वो सारी सप्लाई और मनी को जारी करने का अधिकार, मनी की प्राइस वैल्यू को स्टेबल रखने का अधिकार, ये सारे जो राइट्स और अथॉरिटीज जो होती है वो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास होती है और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आरबीआई किस तरीके से मार्केट में फ्लो को कंट्रोल करता है, आइए चलिए इसी पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौद्रिक नीति के अंदर इन तीन दरों की, एमएसएफ, रेपो रेट और बैंक रेट। एमएसएफ पे, रेपो रेट पे और बैंक रेट पे, ये तीनों दरें आरबीआई में किस तरीके से काम करती हैं, आरबीआई इनको किस तरीके से यूज लेता है मार्केट को फ्लो को एडजस्ट करने के लिए, उस पर अगर हम बात करें तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रीपर्चेजिंग ऑप्शंस रेट और बैंक रेट, इन तीन दरों की अगर हम बात करें तो ये तीन दरें किस तरीके से भारत में काम करती हैं। तो देखो, जैसा कि दोस्तों हम पहले बात करे थे कि बाजार में जितनी भी पॉपुलेशन है या जनसंख्या है, वो जनसंख्या को पैसे की अगर जरूरत होती है या फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंकों को अप्रोच करता है, या ऐसा कह लें कि मार्केट में लेन देन के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में कौन है, बैंकिंग इंडस्ट्री या बैंकिंग क्षेत्र है। ठीक, और वही अगर हम बात करें कि बैंकों को अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो जाए तो उसके लिए कौन है, एक सवाल तो बनता ही है कहीं ना कहीं कि बैंकों के पास पैसा कैसा आता है, बैंकों को अगर इमरजेंसी हो जाए तो वो पैसे की अपनी जरूरत कैसे पूरी करता है, तो बैंकों के लिए कौन है। तो हम लास्ट क्लास में ये भी देखे थे कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस है, उन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसलिए मार्केट के अंदर ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो बॉडीज हैं जो मार्केट के अंदर फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज करने में सबसे ज्यादा मीडिएटर बॉडी के रूप में काम करेंगे जनरली, आमतौर पे। ठीक, चीज समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में आज की डेट में सबसे लेन देन करने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में बैंकिंग इंडस्ट्री है। बैंकिंग इंडस्ट्री के पास में जो पैसा आता है वो पब्लिक की डिपॉजिट्स भी आती हैं, वही डिपॉजिट वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है, लेकिन इन केस ऑफ किसी भी रीजन की वजह से, या तो उसे लायबिलिटीज पे परफॉर्म करना हो, या अपनी बोरोइंग पे उसको रिफंड करना हो, या फिर उसने पब्लिक के जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको रिटर्न करना हो, या बैंकों को कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो किसी भी तरीके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, है किसी भी तरीके से उसे बिजनेस पर्पस के लिए अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो जाए तो बैंक अपने पैसे की जरूरतों को कैसे पूरा करता है या उस फंड की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करता है, उस पर अगर हम बात करें तो वो कैसे करेगा। तो देखो, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए जो लास्ट लेंडर है वो हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या अंतिम देयता के रूप में बैंकों के लिए कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक है। हालांकि बैंकों के पास में और भी ऑप्शंस होते हैं जहां से वो मार्केट से फंड को कलेक्ट कर सकता है, लेकिन वो कलेक्शन करने के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, अलग अलग तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस है। उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे पैसा एडजस्ट हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों तीनों चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कि वो किसी भी तरीके की उन टर्म्स एंड कंडीशंस को या बाजार की जरूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मार्केट वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने में एट ए टाइम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा उसके लिए, तो ऐसे केस में वो फंड की रिक्वायरमेंट को कहां से पूरा करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से करेगा। ठीक, दूसरा एक चीज और कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक लॉजिकली क्वेश्चन होता है वैसे तो, लेकिन बहुतों को पता है बहुतों को नहीं पता, लेकिन अगर हम बात करें इस पे कि हर एक पर्टिकुलर बैंकों की जो ब्रांचें हैं उन ब्रांचों की जो कनेक्टिविटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो कैसे पॉसिबल। ये स्टेट बहुत बड़ा है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटे छोटे गांव हैं, उन गांवों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचें हैं, और जनरली जो आरबीआई के रीजनल ऑफिस है उस कंट्री की जो स्टेट है उस स्टेट की कैपिटल के अंदर, जैसे कि राजस्थान में जयपुर है, आपके एमपी में भोपाल है। ठीक, तो हर स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेट की जो कैपिटल है उस कैपिटल के अंदर ही आरबीआई के रीजनल ऑफिस हैं, जनरली आमतौर पे 19 रीजनल ऑफिस हैं इंडिया के अंदर। तो वो पॉसिबल नहीं है कि हर एक पर्टिकुलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगभग सभी
ब्रांचों से या बैंकों की ब्रांचों से अपनी कनेक्टिविटी बना सके। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में नेशनलाइज बैंकों का मर्जर हो चुका है और टोटल मिला के नेशनलाइज बैंक अभी प्रेजेंट टाइम में, जो कि पहले मर्जर होने के पहले अभी पहले 19 नेशनलाइज बैंक हुआ करते थे, फिर 12 हुए, 12 के बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में 4 रह गए हैं और 4 बड़े बैंक हैं जो इंडिया के अंदर आने वाले टाइम के अंदर काम करेंगे 1 अप्रैल 2020 से। ठीक, अगर आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक के अंदर अगर एटीएम में जाके अगर अपना एटीएम भी यूज करोगे तो वहां से पंजाब नेशनल बैंक आपको लिखा हुआ आएगा एटीएम की स्लिप के अंदर। 1 अप्रैल 2020 से ऑफिशियली मर्ज हो चुका है यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में। ऐसे ही सारे बैंक इन मर्जरों के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करें मनी के फ्लो पे, मनी के फ्लो के एडजस्टमेंट पे। ठीक, तो हमने बताया कि अगर बैंकों को अगर इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो पैसे की जरूरतों को कहां से पूरी कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रीचेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, तो एक चीज आप ध्यान रखना, दिसंबर 1969 में, अगेन आई रिपीट, दिसंबर 1969 के अंदर भारत के अंदर लीड बैंक प्लान और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट। मतलब इसका यह है कि दिसंबर 1969 में भारत के अंदर लीड बैंक योजना को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया कि आरबीआई ने हर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अपने लीड बैंक या ऐसा कह ले एजेंट बना दिए हैं और बैंकों को। एजेंट का मतलब समझ में आ रहा है बात आपके, कि कोई भी लोकल ब्रांच सीधा आरबीआई को डील नहीं करेगी और आरबीआई उसको एंटरटेन नहीं करेगा। बैंकों की जितनी भी ब्रांचें हैं वो कनेक्ट होंगी लीड बैंक से, और लीड बैंक जो लीड बैंक होंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे? आरबीआई को। अब ये लीड बैंक कौन होंगे? ये बोला गया कि जब 19 नेशनलाइज बैंक हुआ करते थे या फिर 12 हुए, अब 4 हो गए। अब जैसा कि 4 इन चारों में से कोई एक बैंक होगा, इन चारों में से कोई एक बैंक होगा आने वाले टाइम के अंदर। पहले 12 में से हुआ करता था, उससे पहले 19 में हुआ करता था, तो जिससे कि हर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हर एक पर्टिकुलर लोकल ब्रांच की रीचेबिलिटी इजी रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक। तो सिंपल सी बात आप समझिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सीधा हर एक पर्टिकुलर लोकल ब्रांच को एंटरटेन नहीं करेगा, कि जितनी भी बैंकों की लोकल ब्रांचें होंगी, बैंकों की जितनी भी क्या रहेंगी लोकल ब्रांचें होंगी, वो लोकल ब्रांच किसको कांटेक्ट करेंगी? लीड बैंक को। किसको कांटेक्ट करेंगी? लीड बैंक को। और लीड बैंक जो होगा वो किसको कांटेक्ट करेगा? आरबीआई को। तो इन लोकल ब्रांच या बैंकों की जितनी भी ब्रांचें हैं और आरबीआई है, इनके बीच में जो इंटरमीडिएटरी बॉडी रहेगा या आरबीआई की जितनी भी रिस्पांसिबिलिटीज है उनको कौन पूरा करेगा? लीड बैंक करेगा। और हर स्टेट के अंदर आरबीआई के लीड बैंक बने हुए हैं। ठीक, ये सिंपल सा लॉजिक आपकी समझ में आ गया। तो एमएसएफ, रेपो रेट और बैंक रेट, ये 3 रेट वो हैं जिनके जरिए आरबीआई बैंकों को उधार देता है। जैसा कि हम बताएं कि बिजनेस पर्पस, इन्वेस्टमेंट, अपनी लायबिलिटीज पे परफॉर्म करने के लिए बैंकों को कभी भी फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मार्केट में उसके पास में और भी ऑप्शन है जहां से वो पैसा कलेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर किसी टर्म्स एंड कंडीशन से वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहा है तो बैंकों के पास में जो लास्ट लेंडर है या बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जो लास्ट लेंडर है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आरबीआई बैंकों को 3 दरों पर उधारी देती है, एक का नाम एमएसएफ है, एक का नाम रेपो रेट है, एक का नाम बैंक रेट है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, रिपर्चेजिंग ऑप्शन स्टेट और एक बैंक रेट। इन 3 दरों पर आरबीआई क्या देता है? उधार देता है। तो इन तीनों दरों में हम डिफरेंसेस अगर समझें तो इन तीनों दरों में अंतर क्या होगा कि एमएसएफ पे जो उधार दिया जाता है वो 0 से ओवरनाइट के लिए दिया जाता है। दैट मींस कि आने वाले दिन या आने वाला जो कल है, अगर बैंकों की ब्रांचें बंद रहेंगी, बंद रहने का मतलब कि कोई भी नेशनल हॉलिडे है, होली, दिवाली, दशहरा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, या फिर ऐसा कह लें कि बैंकों के अंदर पहले हाफ डे हुआ करते थे वो बंद हो गए, फर्स्ट और थर्ड वीक में इन अ मंथ, फर्स्ट एंड थर्ड वीक में मंडे टू सैटरडे बैंक चलेंगे एंड सेकंड एंड फोर्थ वीक के अंदर मंडे टू फ्राइडे बैंक चलेंगे, सैटरडे एंड संडे ऑफ रहेगा। दूसरे और चौथे सप्ताह के अंदर, हर महीने के दूसरे और चौथे सप्ताह के अंदर सोमवार से शुक्रवार बैंक चलता है, शनिवार और रविवार की होती है छुट्टी। ठीक, तो शनिवार जैसा कि छुट्टी है तो वो शुक्रवार को पैसा उधार नहीं देगा और पहले और तीसरे के अंदर वो शनिवार को उधार नहीं देगा क्योंकि रविवार की छुट्टी होगी। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा इतना सा है कि आने वाले दिन में या कल वाले दिन अगर ब्रांचें खुलेंगी या बैंक ओपन होंगे तो ही हम आज उधारी देंगे, क्योंकि ये ओवरनाइट उधारी होती है या एक ही रात के लिए उधारी दी जाती है। तो
इमरजेंसी केस में बैंकों के पास में ये अपॉर्चुनिटीज है कि वो आरबीआई से जाके उधार लेके आ सकता है ओवरनाइट के लिए, ठीक, जो कि वर्तमान में 4.65% रेट चल रही है। रेपो रेट पे अगर हम बात करें तो रेपो रेट पे क्या कितने दिन के लिए मिलता है उधार? 0 to 90 डेज, मतलब 90 दिन तक के लिए पैसा उधार मिलेगा। एक्चुअली ये जीरो का मीनिंग क्या है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? देखो कि जिस टाइम से कोई भी पर्सन, इंडिजीनियस बैंकर, बैंक, आरबीआई, व्हाटएवर, कोई भी, समझ रहे हैं आप, कि अगर हम उधार देंगे किसी को भी तो उधार जिस टाइम पे हम दे रहे हैं तो उसी टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ब्याज की गणना होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी ब्याज शुरू होता है किससे? जीरो से। तो जीरो का मतलब, या पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात कर लो या इंटरेस्ट रेट की बात कर लो, आप किसी भी बात कर लो, कोई भी चीज कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से स्टार्ट होगी। तो ये जीरो से ओवरनाइट, मतलब कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो, और ये 0 to 90 डेज। रेपो रेट मतलब 90 दिन। अब आप बोलोगे सर 90 दिन की ऐसी कौन सी बैंकों की इमरजेंसी आ गई, किस तरीके की? भाई ओवरनाइट की तो इमरजेंसी समझ में आती है कि उसने लाया, बाजार में दे दिया, जरूरत पूरी कर दी और अगले दिन पैसा वापस दे दिया। लेकिन 90 दिन की किस तरीके की जरूरत है? तो एक्चुअली ये जो रेपो रेट होती है इसका एक और नाम है जिसको नाम से जानते हैं हम सीजनल रेट के नाम से। सीजनल रेट मतलब मौसमी दर। तो किस तरीके का सीजन? जैसे कि फेयर, फेस्टिवल, मैरिजेस, क्रॉप्स, दैट मीन्स ऑफ ये एक ऐसे समय है, उत्सव महोत्सव के, जिस समय पर बाजार के अंदर सबसे ज्यादा पैसे की, फंड की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हर कोई पर्सन पैसा उधार लेने में इंटरेस्टेड होता है, बैंकों के पास में ज्यादा डिमांड होती है लोन्स और एडवांसेस की, और उस टाइम बैंकों के पास में उतना सफिशिएंट बैलेंस अगर नहीं हो पाता है तो वो आरबीआई से उधार लाता है और मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर देता है, और 90 दिन में वो एडजस्ट करके आरबीआई को जो उसने पैसा उधार लिया था वो उसको रिटर्न कर देता है, और मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का अटेम्प्ट ले लेता है। कौन? बैंकिंग इंडस्ट्री। किसके जरिए? रेपो रेट के जरिए, जो कि वर्तमान में कितना चल रहा है? 4.40। बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट कितने दिन के लिए? 90 डेज से ज्यादा के लिए, 90 दिन से अधिक के लिए। तो उसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेना है तो बैंक लॉन्ग टर्म के लिए उधार किससे लेगा? बैंक रेट से लेगा। और किससे लेगा? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेगा। सिंपल सा लॉजिक समझ में आया आपके? तीन दर, एमएसएफ, ओवरनाइट, रेपो रेट 90 डेज, बैंक रेट 90 दिन से अधिक के लिए। ड्यूरेशन से रिलेटेड या समय अवधि से संबंधित प्रश्न या क्वेश्चंस कई बार कई छोटी बड़ी एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, और ये आपके लिए यूजफुल है कि कितने टाइम पर, पहला तो यही पूछ लिया जाता है कि बैंकों को अगर आरबीआई से उधार लेना है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। समय से रिलेटेड पूछ सकता है, दीर्घ अवधि या फिर अल्पावधि, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो आपको ड्यूरेशन और करंट में जो रेट्स हैं वो पता रहे, और एमएसएफ क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि एमएसएफ पे ओवरनाइट के लिए आरबीआई उधार देगा, रेपो रेट पे 90 डेज की, और बैंक रेट के लिए मतलब 90 डेज से अबव के लिए। और ये सिर्फ उधारियां किसके लिए? बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि आरबीआई से जो उधार लेगा वो बैंकिंग इंडस्ट्री लेगा, और कितनी दरों पर ले सकता है? 3 दरों पर। आज हमने इन तीनों दरों की बात की है, बाकी की दरों की हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी ना, थैंक यू। और आप बने रहिएगा टीचर्स एकेडमी के टीचर्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।